हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिक स्टडी में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी और आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जेएस क्वेश्चंस, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस क्लास में आप अंत तक बने रहिए ताकि आपको ये क्वेश्चंस कंठस्थ याद हो जाए तथा आप परीक्षा में जाएं तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। और ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट तथा ग्रुप डी के से रिलेटेड हमने 3 वीडियो डाल चुके हैं। ये हमारा चौथा वीडियो है। आगे ऐसे ही वीडियोज आते रहेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के थ्रू जाके देख सकते हैं। चलिए हम अपना पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1925 के कांग्रेस कानपुर सेशन में इनमें से किसको फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनाया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सरोजनी नायडू को 1925 के कांग्रेस कानपुर सेशन में फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनाया गया। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स पहली बार किस देश में लगाया था? जीएसटी पहली बार किस देश ने लगाया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी फ्रांस। फ्रांस ने जीएसटी पहली बार लगाया था। इसका सही आंसर होगा फ्रांस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु का नाम बताइए जो उन्हें कर्नाटक ले गए थे। कौन से जैन गुरु चंद्रगुप्त मौर्य के कौन से ऐसे जैन गुरु थे जो उन्हें कर्नाटका ले गए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु थे जो उन्हें कर्नाटका ले गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी चिल्का झील एक ऐसा झील है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे बड़ी झील यानी क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कैस्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी झील है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील यानी आयतन के अनुसार कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी लेक बायकाल दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है आयतन की दृष्टि से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेक बायकाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दुनिया की सबसे लंबी ताजे पानी की झील कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी ताजे पानी की झील कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुपीरियर लेक दुनिया की सबसे लंबी ताजे पानी की झील है। ये झीलों से संबंधित क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस साल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी वूलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील यानी लंबाई की दृष्टि से सबसे लंबी झील कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अधिकार दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी आर्टिकल 21A के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस भारतीय क्षेत्र को आज़ादी से पहले काले पानी के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय क्षेत्र को आज़ादी से पहले काले पानी के नाम से जाना जाता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अंडमान और निकोबार को आज़ादी से पहले काले पानी के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार अभिष्ट शक्ति निम्नलिखित में से किसको दे दी गई?
1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार अविष्ट शक्ति निम्नलिखित में से किसको दे दी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी वायसराय ऑफ इंडिया को अविष्ट शक्ति दे दी गई 1935 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुनामी को और किस नाम से जाना जाता है? सुनामी को और किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी बंदरगाह की लहरें, बंदरगाह की लहरों के नाम से भी सुनामी को जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में लागू कर दिया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? यानी सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई भी कानून घोषित करता है तो भारत की सीमा में लागू कर दिया जाएगा, ये किस अनुच्छेद में लिखा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आर्टिकल 141, अनुच्छेद 141 में लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय यदि कोई कानून घोषित करता है तो भारत की सीमा में लागू कर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान दुनिया के किन किन देशों में पाया जाता है? थार रेगिस्तान दुनिया के किन किन देशों में पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में थार रेगिस्तान पाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक आपातकाल इकोनॉमिक इमरजेंसी अब तक कितनी बार लगाया गया है? भारत में आर्थिक आपातकाल अब तक कभी नहीं लगाया गया है, मतलब भारत में अभी तक कभी नहीं लगाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंपास के मैदान इन चारों में से कहाँ पाए जाते हैं? निम्नलिखित चारों में से पंपास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में पंपास के मैदान पाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, झूम कल्टीवेशन यानी स्थानांतरण खेती इन चारों में से कहाँ की जाती है या पाई जाती है? झूम खेती इन चारों में से कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दक्षिणी भारत में झूम खेती पाई जाती है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी दक्षिणी खेती। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे जीके जीएस के क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलते रहें। हमने अभी तक इसके तीन वीडियो डाल चुके हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, उन क्लासेज को नहीं अटेंड किया है, तो अभी जाके हमारे चैनल से उस क्लासेज को जरूर देखिएगा। और ऐसे ही हर रोज़ आपको दो मिलियो मिलते रहेंगे, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तेंदुलकर पद्धति के अनुसार 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुमान प्रतिशत क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी 25.7% तेंदुलकर पद्धति के अनुसार 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुमानित प्रतिशत था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आर्टिकल 330 यानी अनुच्छेद 330 भारत का एक ऐसा अनुच्छेद है जो लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आर्टिकल 330 या अनुच्छेद 330। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ज्ञानेश कुमार भारत में वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दिल्ली। दिल्ली जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है। केंद्र शासित प्रदेश मात्र 7 है भारत में, जिसमें से दिल्ली भी एक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 8वें शेड्यूल में 71वें संशोधन के द्वारा इन चारों में से कौन सी भाषा को जोड़ा गया? 8वें शेड्यूल में 71वें संशोधन के द्वारा इन चारों में से कौन सी भाषा को जोड़ा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कंकोड़ी। कोंकणी एक ऐसी भाषा है जिसे 8वें शेड्यूल में 71वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा फीचर ब्रिटेन से बोरो नहीं किया गया? यानी कौन सा फीचर है जो ब्रिटेन से नहीं लिया गया?
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी न्यायिक स्वतंत्रता। न्यायिक स्वतंत्रता ब्रिटेन से नहीं लिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी का 1917 में हुआ चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? क्या गांधी जी ने 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था तो वो किससे जुड़ा हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी तिनकठिया प्रणाली। तिनकठिया प्रणाली जो कि चंपारण में चल रहा था उस समय 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में संचित निधि में अगर पैसा निकालना हो तो पैसे निकालने का अधिकार इन चारों में से किसको दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी भारत की संसद को अधिकार है कि भारत की संचित निधि से पैसा निकाल सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मूवमेंट इन चारों में से किसे स्टार्ट करी? अलीगढ़ मूवमेंट इन चारों में से किसने स्टार्ट करी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट करी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इन चारों में से कौन सा रेवोल्यूशन आप रिलेट करेंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पीली क्रांति। तिलहन का रेवोल्यूशन पीली क्रांति से संबंधित है, इसीलिए तिलहन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इन चारों में से पीली क्रांति हम रिलेट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूरी क्रांति किसके साथ जुड़ा हुआ है? भूरी क्रांति किसके साथ जुड़ा हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी चमड़ा और कोको उत्पादन। चमड़ा और कोको उत्पादन से भूरी क्रांति जुड़ा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्योतिबा राय फूले के द्वारा इन चारों में से किसकी स्थापना करी गई? ज्योतिबा राय फूले के द्वारा इन चारों में से किसकी स्थापना करी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राय फूले ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इनमें से कौन सा आर्टिकल CAG की बात करता है? इनमें से कौन सा आर्टिकल CAG की बात करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 148 या आर्टिकल 148 CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार इस समय क्या है? संपत्ति का अधिकार क्या है, यानी कौन सा अधिकार है संपत्ति का अधिकार? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कानूनी अधिकार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट का नाम बताइए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट का नाम बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आगा खान। आगा खान 3। आगा खान तीसरा ऐसा मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट था आगा खान 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले भारतीय कौन बने जिन्हें इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम को पास किया और सेलेक्ट हुए? पहले भारतीय कौन बने जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम पास किया और सेलेक्ट हुए? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुभाष चंद्र बोस पहले भारतीय बने जिन्हें इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास किया और सेलेक्ट हुए थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन चारों में से भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ उगाई जाती है? इन चारों में से भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पर उगाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी असम। असम में भारत में सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है। सही आंसर होगा असम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कर्नाटक में भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी सूचना प्रौद्योगिकी चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संशोधन के तहत शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया? निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 86वां संशोधन के दौरान शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 86वां संशोधन।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 60 इन चारों में से क्या बात करी गई है। आर्टिकल 60 में या अनुच्छेद 60 में इन चारों में से कौन सी बात करी गई है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ की बात की गई है आर्टिकल 60 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने करी। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने करी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना करी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है। स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है तानसेन को मियाँ का टाइटल किसने दिया था। तानसेन को मियाँ का टाइटल किसने दिया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर ने। अकबर ने तानसेन को मियाँ का टाइटल दिया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस साल के आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 2024-25 के अनुसार भारत का 2024-25 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है। 2024-25 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका 2024-25 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एनी बेसेंट पहली बार कांग्रेस की प्रेसिडेंट कब बनी। एनी बेसेंट पहली बार कांग्रेस की प्रेसिडेंट कब बनी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1917 में एनी बेसेंट पहली बार कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। इसका आंसर होगा राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 47 सीटें लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करना हो तो कम से कम कितने लोगों का हस्ताक्षर लगेंगे। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करना हो तो कम से कम कितने लोगों के हस्ताक्षर लगेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 50। कम से कम 50 मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगर आपको अविश्वास प्रस्ताव पेश करना हो तो कम से कम 50 लोगों के हस्ताक्षर लगेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हमारा आखिरी क्वेश्चन है आरबीआई कमर्शियल बैंकों को जो लोन देता है वह लोन देते हुए डिस्काउंट देता है कमर्शियल बैंकों को बिल्स पर, या किस दर से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बैंक दर से संबंधित है जो लोन पर डिस्काउंट देता है। इस प्रकार हमारा आज का ये क्लास ख़त्म होता है यहीं पे। चलिए आप हमारे चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला जैसे ही आपका अगला जीके जीएस का क्लास आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपनी परीक्षा की बेहतर तैयारी भी कर पाएँ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए तथा शेयर भी जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।